सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एडवेट विंग्स। एंड आज आखिरी जो है थ्योरी जो है हमारी जेकेपीएससी असिस्टेंट रजिस्ट्रार की जो कोऑपरेटिव पोर्शन है उसकी 11th क्लास का पार्ट बी है। और ये आपकी थ्योरी जो रहेगी, थ्योरी सेक्शन जितनी भी मैंने आपके साथ प्रॉमिस किया था कि हम पूरा करेंगे, उस थ्योरी का ये लास्ट लेक्चर होगा। इसके बाद हम इसके एमसीक्यूएस जो है उसके ऊपर भी वीडियोस डालेंगे। लेकिन एमसीक्यूएस की वीडियोस चलो आती रहेंगी। हमने जैसा कहा है कि एग्ज़ाम तक हम जितने भी एमसीक्यूएस हमें ज़रूरी जहाँ से भी मिलेंगे हम वो डिस्कस करते रहेंगे। लेकिन थ्योरी जो है कोऑपरेटिव पोर्शन की, वो आज आखिरी लेक्चर है, यानी आज आपका कोऑपरेटिव की थ्योरी पोर्शन जो है वो ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद आप एमसीक्यूएस जहाँ जहाँ से आप मिल रहे हैं बिल्कुल आप करते रहिए, क्योंकि जितना ज़्यादा आप गेन करेंगे उतना एग्ज़ाम के लिए ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, लिमिटेड नहीं रहना है। तो जितना आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है जहाँ से भी, आप ज़रूर उसको ऐड ऑन करते रहिए। ये आपको एग्ज़ाम में फ़ायदा ही देगा, नुकसान कुछ नहीं देने वाला है। तो आज आखिरी वीडियो है। पीडीएफ जो है इसकी वो टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी और उसका लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और पुरानी जितनी भी क्लासेस हैं, हमने पूरे टॉपिक्स जो हैं कोऑपरेटिव के कवर कर लिए हैं। तो आप चैनल पर जाकर अलग से प्लेलिस्ट बनी है, वहाँ जाकर आप विज़िट करके सारी क्लासेस जो हैं वो उन्हें देख सकते हैं, जो भी टॉपिक आपको ज़रूरी लगता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसके ऊपर वीडियो। सबसे पहले तो देखिए, आज का जो पोर्शन है, पिछली बार हमने जैसा कि आपको पता है कि पार्ट ए में हमने नाबार्ड के रोल पढ़े थे कि नाबार्ड का कोऑपरेटिव्स की स्कीम में क्या रोल है। नाबार्ड के बारे में भी हमने काफ़ी डिटेल में पढ़ा था। तो आज जो है उसका सेकंड पार्ट ये है कि एनसीडीसीज जो है, नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन जो है, इसका भी जो है वो रोल जो है, जैसे नाबार्ड का आपने रोल पढ़ा था, एनसीडीसी का रोल भी जो है हमें पढ़ना है कोऑपरेटिव की स्कीमों में क्या होगा। तो इसमें हम एनसीडीसी का जेनेसिस पढ़ेंगे, एनसीडीसी है क्या, इसके क्या फंक्शन रहते हैं, और उसके बाद हम कोऑपरेटिव्स को लेकर कौन कौन सी स्कीम जो है ज़रूरी वो एनसीडीसी चला रही है उसके ऊपर भी हम ध्यान देंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो देखिए, एनसीडीसी जो है फुल फॉर्म जो है नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, बिल्कुल आपको पता ही होगा सबको। और इनकी टैगलाइन जो रहती है वो रहती है असिस्टिंग कोऑपरेटिव ऑलवेज। ठीक है, असिस्टिंग कोऑपरेटिव ऑलवेज, ये इनकी टैगलाइन रहती है। और एनसीडी जब नाबार्ड का हमने पढ़ा था तो तब हमने उनकी टैगलाइन के बारे में भी पढ़ा था। तो प्लीज़ वो लेक्चर भी आप देख लीजिएगा जिसने नहीं देखा है। तो जेनेसिस के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो एनसीडीसी जो है वो कब बनी, क्यों बनी, और उसके क्या क्या ज़रूरी फंक्शन हैं, आइए उसके ऊपर ध्यान देते हैं। देखिए, जेनेसिस की बात आती है कि जेनेसिस कब जो है आखिरकार एनसीडीसी जो है वो उसकी ज़रूरत पड़ गई, कब बने। तो कहता है कि ये इस्टेब्लिश होता है एक एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के साथ, वो भी 1962 का एक्ट रहता है। ठीक है, एग्जिस्टेंस में जो है ये 1963 में आती है, लेकिन एक्ट जो रहता है, जब ये एक्ट जो है 1962 में एनसीडीसी एक्ट जो है पास होता है, और एक साल बाद के जाकर इसकी एग्जिस्टेंस में जो है ये एनसीडीसी आ जाती है। ठीक है, किसकी रिकमेंडेशन पर एनसीडीसी बनती है? तो बिल्कुल ऑल इंडिया रूरल क्रेडिट सर्वे कमेटी। ओके, ऑल इंडिया रूरल क्रेडिट सर्वे कमेटी जो है ये जब बिठाई जाती है तो उसकी रिकमेंडेशन होती है कि हमारे पास एनसीडीसी जैसी कोई एक बॉडी होनी चाहिए कोऑपरेटिव्स की डेवलपमेंट के लिए। और फिर उनकी रिकमेंडेशन के बाद 1962 में एक्ट पास होता है और 1963 में एग्जिस्टेंस में आती है एनसीडीसी। ठीक है, एनसीडीसी जो है एक स्टैच्यूटरी बॉडी है, आपको पता ही है, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से पास हुई है तो स्टैच्यूटरी बॉडी है। और इसका एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल जो है वो किसके हाथ में? तो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है इसका मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के हाथ में इनका एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल होता है, यानी वही इनकी सारी एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन वगैरह को देखती है, सारी पॉलिसीज़ वगैरह बनाती हैं। और हेडक्वार्टर अगर आप देखोगे एनसीडीसी का कहाँ है, तो हेडक्वार्टर जो है इनका वो न्यू दिल्ली में है। ठीक है, तो न्यू दिल्ली में इनका हेडक्वार्टर है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पूछ सकते हैं। और पिछली बार जब हमने नाबार्ड का पढ़ा था तो हमने पढ़ा था कि नाबार्ड का जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट होता है उसको बर्ड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, बर्ड के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा आप। तो जो एनसीडीसी का जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है उसको किस नाम से जाना जाता है? उसे लाइनेक के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो लाइनेक, अगर आपसे पूछें कि लाइनेक किसका जो है ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, तो ये एनसीडीसी का इंस्टीट्यूट है, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है। ठीक है, नाबार्ड का जो है वो बर्ड के नाम से रहता है। और प्रेजेंट एमडी जो हैं इसके, वो कौन हैं? संदीप कुमार नायक। ठीक है, तो संदीप कुमार नायक जो हैं मौजूदा एनसीडीसी के जो हैं एमडी हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। और यही जो हैं इनके एमडी और सीईओ जो हैं ये एक ही पर्सन रहता है, वो हमारे हैं संदीप कुमार नायक मौजूदा टाइम में। ठीक है, और सुप्रीम बॉडी जो रहती है, जो कि सारे एनसीडीसी के डिसीजन लेती है, वो सुप्रीम बॉडी कौन सी रहती है? तो वो इनकी रहती है जनरल काउंसिल। तो जनरल काउंसिल के नाम से जो है एक बॉडी रहती है जो कि सुप्रीम काउंसिल होती है, वही सारे डिसीजन लेती है। और इस जनरल काउंसिल में टोटल
टोटल मौजूदा टाइम में अगर आप देखोगे तो 51 मेंबर्स जो हैं इस काउंसिल में मौजूद रहते हैं और यही जो हैं सारी पॉलिसीज़ वगैरह जो है उन्हें फाइनलाइज करवाते हैं एनसीडीसी के अंदर, ठीक है। और प्रेसिडेंट जो है एनसीडीसी का कौन रहता है, तो प्रेसिडेंट जो रहते हैं एनसीडीसी के वो रहते हैं हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर के जो यूनियन मिनिस्टर रहते हैं वो एनसीडीसी के प्रेसिडेंट रहते हैं। और मौजूदा टाइम में अगर आप देखोगे तो कौन है हमारा यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर, तो वो हैं श्री नरेंद्र सिंह तोमर, ठीक है। तो नरेंद्र सिंह तोमर जो है वो हमारे मौजूदा एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं, तो मौजूदा एनसीडीसी के वो प्रेसिडेंट भी रहेंगे, ठीक है। उसके बाद एनसीडीसी जो है वो एक प्रोग्राम चला रही है, इंटीग्रेटेड कोऑपरेटिव डेवलपमेंट प्रोग्राम आईसीडीपी जो है ये एनसीडीसी के द्वारा ही इम्प्लीमेंट किया गया है। 1985 का प्रोग्राम है। और सबसे पहले जो है ये प्रोग्राम कहाँ जो है इम्प्लीमेंट किया गया, तो वेस्ट बंगाल की एक डिस्ट्रिक्ट है दैट इज़ नादिया डिस्ट्रिक्ट। तो फर्स्ट जो है इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है नादिया डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल, ठीक है। इसकी प्रोग्राम का नाम याद रखिएगा, इंटीग्रेटेड कोऑपरेटिव डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है, 1985 में आता है। उसके बाद एमएसपी का नाम तो आपने सुना ही होगा। तो एमएसपी जो है यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ये भी एनसीडीसी की ही स्कीम है, ठीक है। तो एनसीडीसी की स्कीम है एमएसपी, ये भी एक फैक्ट है, इसको भी याद रखिएगा। मिनिमम सपोर्ट प्राइस है क्या, ये आपको मैंने पिछली बार नाबार्ड में भी बता दिया था, ठीक है। जब हमने फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइसेस के बारे में पढ़ा था तो साथ में एमएसपी का भी कंसेप्ट मैंने आपको बताया था, तो प्लीज़ वहाँ पर देख लीजिए जिसने नहीं देखा है। तो फंक्शन आखिर क्या है, एनसीडीसी को क्यों बनाया गया, ये क्या क्या करती है। जब फंक्शंस की बात आती है तो देखिए फंक्शन है कि इट इज़ क्रिएटेड फॉर द पर्पस ऑफ प्लानिंग, प्रमोटिंग प्रोग्राम्स फॉर द प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग, मार्केटिंग, स्टोरेज, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, फूड स्टफ, इंडस्ट्रियल गुड्स, लाइफ स्टॉक, सर्विसेज ऑन कोऑपरेटिव प्रिंसिपल, ठीक है। तो इसको क्यों क्रिएट किया गया, ताकि ये प्लान कर सके, ताकि ये प्रोमोट कर सके। क्या क्या प्लान और प्रमोट करना है कि कैसे जो है हमारे जो सर्विसेज जो हैं कोऑपरेटिव के फील्ड में जो सर्विसेज हैं या लाइफ स्टॉक या इंडस्ट्रियल गुड्स हैं, इनकी प्रोसेसिंग कैसे होगी, इनकी मार्केटिंग कैसे होगी, इनकी प्रोडक्शन कैसे होगी, एक्सपोर्ट इंपोर्ट वगैरह कैसे होगा, इन सब चीज़ को प्लान करना और इनको प्रोग्राम करना, ये फंक्शन रहता है आपकी एनसीडीसी का, ठीक है। और इसके अलावा प्लानिंग और प्रोडक्शन मार्केटिंग की प्लानिंग और प्रोग्राम के अलावा जो है ये फाइनेंशियल असिस्टेंस भी देती है। तीनों टीयर जो हैं कोऑपरेटिव के, जैसे हमने पढ़ा था टीयर अलग अलग रहते हैं, स्टेट लेवल पर टीयर होता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होता है, विलेज लेवल पर होता है। जैसे कि प्राइमरी टीयर हमारा बिल्कुल विलेज लेवल पर होता है, ग्रास लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हमारा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक रहता है। उसके बाद आपका एपेक्स टीयर पर हमारे स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स वगैरह रहते हैं, ठीक है। और मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूट्स इनके अलावा जितने भी जो हैं उनके ऊपर जो है इसका कंट्रोल रहता है, ठीक है। उनको फाइनेंशियल एड भी जो है ये प्रोवाइड करती है। प्लान करना अलग बात है और जो फाइनेंशियल असिस्टेंस देना जो है ये भी एक अलग बात है, ठीक है। ठीक है, तो प्रोडक्शन कैसे होगी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के अंदर, उसके प्लान बनाना ये काम रहता है। दूसरा फाइनेंशियल असिस्टेंस देना तीनों टीयर कोऑपरेटिव के जो स्टेट लेवल पर रहते हैं, उसके अलावा मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव्स जो यानी एक से ज़्यादा स्टेट में जो ऑपरेट करती हैं उनको भी फाइनेंशियल असिस्टेंस देना, ये भी जो है एनसीडीसी का काम रहता है। और एनसीडीसी को माना जाता है कि इट इज़ द मोस्ट प्रेफर्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट फॉर कोऑपरेटिव, ठीक है। तो कोऑपरेटिव जो है सबसे प्रेफर्ड इंस्टीट्यूट उनका अगर कोई है फाइनेंशियल हेल्प के लिए तो वो एनसीडीसी को ही माना जाता है, ठीक है। अब क्या कर रही है कि एनसीडीसी के जो रूल्स हैं उसको रोल को एक्सपैंड कर दिया गया है। पहले लिमिटेड रहती थी प्लान्स प्रोग्राम बनाने के लिए, फाइनेंशियल असिस्टेंस सीधा कोऑपरेटिव्स वगैरह को देने के लिए, लेकिन अब इनका जो है कह सकते हैं कि डोमेन जो है वो और बढ़ा दिया गया। और अब ये जो जो प्रोजेक्ट चल रहे होते हैं किसी भी रूरल एरिया में, अगर कोई भी कोऑपरेटिव्स को लेके प्रोग्राम चल रहा है, जैसे कि कोई प्रोजेक्ट अगर चल रहा है इंडस्ट्रियल कोऑपरेटिव सेक्टर, यानी कोऑपरेटिव सेक्टर जो इंडस्ट्रीज़ वगैरह में डील करती हैं उनका कोई प्रोजेक्ट चल रहा है, या फिर कोई दूसरी नोटिफाइड आइटम्स या दूसरी नोटिफाइड सर्विसेज हैं जो कि कोऑपरेटिव्स के एक्ट, इस एनसीडीसी एक्ट के अंदर आती हैं, जैसे कि वाटर कंजर्वेशन का कोई प्रोजेक्ट चल रहा है, या रूरल हेल्थ का कोई प्रोजेक्ट चल रहा है, सैनिटेशन वगैरह, या एग्री इंश्योरेंस का कोई प्रोजेक्ट, या इरिगेशन कोई प्रोजेक्ट चल रहा है कोऑपरेटिव्स के लिए रूरल एरिया में, तो ये डायरेक्टली उसको भी फाइनेंस कर सकती हैं, ठीक है। तो लिमिटेड नहीं है कि कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी को ही पैसा देना है, अगर उनके रिलेटेड कोई प्रोजेक्ट चल रहा है गांव में तो उसको भी जो है ये फिनांस कर सकती हैं, ताकि वो प्रोजेक्ट जो है वो जल्दी जो है वो कंप्लीट हो और कोऑपरेटिव्स वगैरह को जल्दी उसका बेनिफिट मिल सके, ठीक है।
उसके अलावा कहता है कि ये स्टेट गवर्नमेंट जो रहती हैं उनको भी जो है लोन और एडवांसेस देती हैं, ताकि वो फर्दर जो है आगे जो उनकी प्राइमरी और सेकेंडरी लेवल की कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं उनको फर्दर फिनांस कर सकें। तो काफ़ी सारे मल्टी रोल जो हैं एनसीडीसी के रहते हैं, ठीक है। प्रोग्राम बनाना है, फाइनेंशियल असिस्टेंस देना है, प्रोजेक्ट्स को फिनांस कर सकते हैं, या फिर स्टेट गवर्नमेंट वगैरह को भी लोन दे सकते हैं। तो इस तरह से काफ़ी जो हैं रोल जो है वो एनसीडीसीज़ के रहते हैं, ठीक है। अब हम स्कीम्स के बारे में देखेंगे, एनसीडीसीज़ जो है कितनी स्कीम्स जो है कोऑपरेटिव्स को लेकर चला रही हैं, तो ज़रूरी स्कीम्स जो है वो हम ज़रूर देखेंगे। पहली जो इंपॉर्टेंट स्कीम है वो है जो कि कोऑपरेटिव्स के लिए एनसीडीसी की तरफ से चलाई जाती है, वो है आयुष्मान सहकार स्कीम, ठीक है। तो आयुष्मान सहकार स्कीम है। क्या है आयुष्मान सहकार स्कीम? देखिए ये है कि क्या कि इट इज़ अ स्कीम ऑफ एनसीडीसी फॉर फाइनेंशियल सपोर्ट टू कोऑपरेटिव ऑन होलिस्टिक हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन एंड सर्विसेज ऑफ नोटिफाइड सर्विसेज अंडर एनसीडीसी एक्ट, ठीक है। तो कहता है कि एनसीडीसी एक्ट के अंदर जितनी भी जो नोटिफाइड सर्विसेज हैं हेल्थ को लेकर, या एजुकेशनल हेल्थ को लेकर, मेडिकल हेल्थ को लेकर, उन सब के लिए जो है ये फिनांस प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो ये कोऑपरेटिव्स को पैसा देती है कि आप हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो उसे बनवाइए और अपने लोगों को भी हेल्थ केयर उस हेल्थ केयर फैसिलिटी से प्रोवाइड कीजिए, अपने लोगों को भी सर्विसेज, और अपने जो नॉन मेंबर जो हैं उनको भी आप हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड कीजिए, ठीक है। और सारा फंडिंग जो है इसके लिए वो ये देती है, ठीक है। इसमें क्या है कि हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ये भी बनवा सकते हैं, यानी हॉस्पिटल डायरेक्ट बनवा सकते हैं, या फिर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट वो बनवा सकते हैं जहाँ पर हेल्थ केयर की यानी मेडिकल साइंसेज की कोचिंग वगैरह दी जाती है, ठीक है। जैसे आपके एमबीबीएस कॉलेज वगैरह आगे वो भी इस फंड से बनाए जा सकते हैं, और दूसरी सर्विसेज वगैरह जो है यानी हेल्थ केयर सर्विसेज। तो एक होलिस्टिक हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए जो है ये फाइनेंसेस देते हैं। सिर्फ हॉस्पिटल बनाने तक सीमित नहीं होता, आपको एजुकेशन, मेडिकल एजुकेशन भी दे सकते हो, उनके लिए अलग से कॉलेजेस बना सकते हो, और दूसरी सर्विसेज जितनी भी नोटिफाइड सर्विसेज हैं हेल्थ केयर के रिलेटेड, आप उन सबको बनाने के लिए इस स्कीम के अंदर पैसा ले सकते हैं। ये जितने भी कोऑपरेटिव्स जो हैं वो हेल्थ केयर के इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या है इस स्कीम के? प्रोवाइड अफोर्डेबल हेल्थ सर्विसेज टू कोऑपरेटिव्स एंड बाय कोऑपरेटिव टू अदर्स, ठीक है। ऑब्जेक्टिव इसका यही है कि फिनांस करे कोऑपरेटिव्स को, और कोऑपरेटिव्स जो है हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएं ताकि कोऑपरेटिव्स के जो मेंबर हैं एक तो उन्हें अफोर्डेबल हेल्थ केयर सर्विसेज मिल सकें, यानी सस्ते में हेल्थ केयर सर्विसेज मिल सकते हैं, और दूसरा जो है जब वो कोऑपरेटिव्स जो उस हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाएंगे तो वो बाकी जो उनके नॉन मेंबर्स वगैरह हैं उनको भी अफोर्डेबल रेट्स पर सर्विसेज प्रोवाइड कर सकेंगे। तो दो तरह से, एक तो मेंबर्स का अपना फ़ायदा और दूसरा नॉन मेंबर्स जो रहेंगे उनको भी जो है ये सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं अफोर्डेबल रेट्स पर, ठीक है। उसके बाद है कि दूसरा ऑब्जेक्टिव है टू मीट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नेशनल हेल्थ पॉलिसी एंड नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन। तो नेशनल हेल्थ पॉलिसी और नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन जो हैं इनके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की ये दोनों स्कीमें, इनके ऑब्जेक्टिव्स जो हैं इन्हें भी मीट करने में ये कामयाब रह सके, ठीक है। नेशनल हेल्थ मिशन यही है कि हर एक लोगों तक जो है हेल्थ केयर सर्विसेज जो है वो अफोर्डेबल रेट्स पर पहुँच सकें, और हर कॉर्नर जो है इंडिया का वहाँ पर हेल्थ केयर सर्विसेज जा सके। और डिजिटल हेल्थ मिशन का यही है कि हर एक का डिजिटल रिकॉर्ड जो हर एक की हेल्थ का जो भी किसी भी हॉस्पिटल में अगर इलाज करवाने जाएगा तो उसको अपनी, अगर वो मर्ज़ी से अपना डेटा जो है वो अपने पोर्टल पर अपलोड करना चाहता है तो वो डिजिटली जो है अपना, हर एक इंसान अपना मेडिकल डेटा जो है वो डिजिटली अपलोड कर सकता है इस पोर्टल पर, ठीक है। वॉलेंटियर रहता है इसमें, ज़रूरी नहीं है आपको करवाना ही करवाना है। अगर आपको रजिस्टर करवाना है पोर्टल पर अपना मेडिकल डेटा तो आप करवा सकते हैं, अदरवाइज़ कोई इतनी ज़्यादा कंपलसरी भी नहीं है, ठीक है। तो इन स्कीम्स के अंदर जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको भी मीट किया जाए, ये भी एक ऑब्जेक्टिव है। दूसरा है कि टू असिस्ट द कोऑपरेटिव, सॉरी 2 मिनट रुकिएगा। ठीक है, तो तीसरा जो ऑब्जेक्टिव रहता है वो है टू असिस्ट द कोऑपरेटिव्स टू प्रोवाइड कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ केयर इंक्लूडिंग एजुकेशन सर्विसेज, इंश्योरेंस एक्सेट्रा, ठीक है। तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपने हॉस्पिटल बनाकर खड़े कर दिया, एक पर्टिकुलर आपने जो पार्ट है हॉस्पिटैलिटी का या एक पर्टिकुलर पार्ट है हेल्थ केयर का, उसको जो है वही चीज़ परफॉर्म करने के लिए लोन दिया। आपने एक होलिस्टिक वे में, यानी आपने कॉम्प्रिहेंसिव वे में हेल्थ केयर सर्विसेज को
कवर करने के लिए सक्षम बनाया है कोऑपरेटिव्स को, जिसमें आप हेल्थ केयर सर्विसेज तो दे रहे हैं, उनको एजुकेशंस भी दे रहे हैं, साथ में इंश्योरेंस कवर भी दे रहे हैं और दूसरी जितनी भी ज़रूरी सर्विसेज हैं हेल्थ केयर के अलावा वो सब भी इनको दे रहे हैं। ये मेन जो है ऑब्जेक्टिव स्कीम के रहते हैं, जिसका नाम है आयुष्मान सहकार। ठीक है, दूसरी जो इम्पोर्टेंट स्कीम रहती है वो है सहकार मित्र। तो सहकार मित्र नाम से जो है वो दूसरी स्कीम रहती है, ये एक इम्पॉर्टेंट स्कीम है। क्या है ये स्कीम, आइए देखते हैं। देखिए, सहकार मित्र जो है ये स्कीम रहती है, इट इज़ अ स्कीम ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, सॉरी, इट इज़ अ स्कीम ऑफ इंटर्नशिप। ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप की अगली स्कीम है, ये इंटर्नशिप की है। देखिए, इंटर्नशिप का क्या मतलब है कि आपने किसी को इनवाइट किया है, थोड़े से टाइम के लिए आप उसको कोर्स दे रहे हैं। ठीक है, इंटर्नशिप दे रहे हैं अपनी ही। अगर एनसीडीसी की बात करें तो एनसीडीसी के बारे में अगर किसी को जानना है तो आप उसको एनसीडीसी के अंदर डायरेक्ट काम करवाएंगे, इंटर्नशिप देंगे और वहाँ रहकर वो काम सीखेगा। या फिर दूसरी किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में जानना चाहता है तो उसे डायरेक्टली उसी कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर इंटर्नशिप मिलेगी और वहाँ जो है वो काम सीख सकता है, उसके रिलेटेड जितना भी वो सीखना चाहता है। ठीक है, तो ये रहती है, इट इज़ अ स्कीम ऑफ इंटर्नशिप। इसे एसआईपी के नाम से जाना जाता है। एसआईपी मीन्स स्कीम ऑफ इंटर्नशिप प्रोग्राम। और ये क्या रहता है, ये एक अरेंजमेंट रहता है जहाँ पर एनसीटीसी जो है शॉर्ट टर्म इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी, ये शॉर्ट टर्म कोर्स जो है वो प्रोवाइड करते हैं जितने भी हमारे यंग प्रोफेशनल ग्रेजुएट्स रहते हैं। ठीक है, तो इंटर्नशिप प्रोग्राम जो है यंग ग्रेजुएट्स जो रहते हैं, यंग प्रोफेशनल ग्रेजुएट्स जो रहते हैं, उन्हें इंटर्नशिप प्रोग्राम देता है, लेकिन ज़्यादा बड़ा नहीं होता, शॉर्ट टर्म का कोर्स रहता है, 4 महीने से ज़्यादा का नहीं रहना चाहिए। तो 4 मंथ का ये कोर्स रहता है और इसमें यंग प्रोफेशनल ग्रेजुएट्स जो रहते हैं उन्हें इंटर्नशिप कोर्स करवाया जाता है। किस लिए करवाया जाता है, टू लर्न एंड एक्वायर स्किल एंड नॉलेज इन द एरिया ऑफ फंक्शनिंग ऑफ एनसीडीसी एंड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ कोऑपरेटिव बिजनेस। तो एनसीडीसी के बारे में वो स्किल्स और नॉलेज जो हैं उन्हें लर्न कर सकें, उन्हें एक्वायर कर सकें, किसकी, एनसीडीसी की। और एनसीडीसी के अलावा जितना भी कोऑपरेटिव बिजनेस है उसके लिए जो अगर वो कोई लर्न करना चाहते हैं, कोई स्किल या नॉलेज, तो वो इस प्रोग्राम के अंदर कर सकते हैं अप्लाई करके। ठीक है, तो कोर्स का टाइम रहता है 4 महीने से ज़्यादा नहीं रहना चाहिए, इससे कम रह सकता है, इससे ज़्यादा नहीं रह सकता है। दूसरा ऑब्जेक्टिव रहता है टू ओरिएंट प्रोफेशनल ग्रेजुएट्स टू कोऑपरेटिव बिजनेस मॉडल एंड एंगेज देमसेल्फ इन स्टार्टअप कोऑपरेटिव्स, टेक लीडरशिप एंटर्नशिप रोल इन कोऑपरेटिव बिजनेस। और दूसरा है कि प्रोफेशनल ग्रेजुएट जो हैं उन्हें ओरिएंट किया जा सके, उन्हें एक तरह से हम कह सकते हैं अट्रैक्ट किया जा सके कोऑपरेटिव बिजनेस मॉडल की तरफ, ताकि वो अपने आप को कोऑपरेटिव के अंदर एंगेज करें और यहाँ पर जो है अपनी प्रोफेशनल लाइफ को सर्च करें और यहाँ अपना प्रोफेशन जो है वो बनाएं, यानी अपना फ्यूचर जो है यहाँ पर कोऑपरेटिव मॉडल पर बनाएं और स्टार्टअप कोऑपरेटिव्स बनाएं, यानी नए नए कोऑपरेटिव्स जो है उन्हें बनाएं, लीडरशिप की क्वालिटी उनके अंदर आए ताकि वो कोऑपरेटिव बिजनेस को और ज़्यादा बूस्ट कर सके। ठीक है, और थर्ड ऑब्जेक्टिव है टू असिस्ट द नीडी कोऑपरेटिव इन प्रिपरेशन ऑफ बिजनेस प्लान्स एंड प्रोजेक्टिव। और जितने भी जो कोऑपरेटिव्स हैं जिन्हें ज़रूरत है और उनके पास बिजनेस प्लान वगैरह या कोई प्रोजेक्ट नहीं है, तो उन्हें भी असिस्ट किया जा सके इस प्रोग्राम के द्वारा। ये 3 अहम जो हैं इसके मकसद रहते हैं सहकार मित्र प्रोग्राम के। ठीक है, उसके बाद थर्ड जो मेन स्कीम जो रहती है वो है युवा सहकार। ठीक है, युवा सहकार स्कीम है और इसे इंटर्नशिप इन कोऑपरेटिव के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, वो है सॉरी, इट इज़ नोन एज एंटरप्रेन्योरशिप इन कोऑपरेटिव्स। वो थी इंटर्नशिप इन कोऑपरेटिव, यहाँ पर है एंटरप्रेन्योरशिप इन कोऑपरेटिव्स। ठीक है, यानी बिजनेसेस बनाने हैं, हमें बिजनेसमैन बनाने हैं कोऑपरेटिव्स की फील्ड में। ठीक है, तो युवा सहकार स्कीम क्या है, टू प्रिपेयर एंड ट्रेन यंग माइंड्स टू बी एंटरप्रेन्योरशिप इन कोऑपरेटिव फील्ड्स। ठीक है, तो जो भी यंग एंड इनोवेटिव माइंड्स हैं, यानी जो हमारे यूथ है, उसे कहीं ना कहीं कोऑपरेटिव्स के बिजनेस में वो अपना फ्यूचर बनाएं, नए नए कोऑपरेटिव्स जो हैं उसको वो क्रिएट करें, स्टार्टअप क्रिएट करें, नए आइडियाज़ के साथ नए कोऑपरेटिव्स को क्रिएट करें, तो इसके लिए उन्हें अट्रैक्ट किया जा सके। ठीक है, तो इसे एंटरप्रेन्योरशिप इन कोऑपरेटिव स्कीम के नाम से भी जाना जाता है, हमने पढ़ा है। और इसका मकसद रहता है टू डेवलप इनोवेटिव आइडियाज़ टू सपोर्ट एंड स्टार्ट न्यू कोऑपरेटिव्स, के नए जो यंग माइंड्स हैं उनको प्रमोट किया जाए ताकि वो कोई नए इनोवेटिव आइडियाज़ जो हैं उन्हें बनाएं और वो इनोवेटिव आइडिया की मदद से हम नए कोऑपरेटिव्स जो हैं उन्हें स्टार्ट भी कर सकें और जो पुराने कोऑपरेटिव्स हैं उन्हें सपोर्ट कर सकें। ठीक है, और तीसरा जो है इसके अंदर क्या रहता है, जो स्कीम का ऑब्जेक्टिव वो है कि क्रेडिट प्रोवाइडेड बाय एनसीडीसी टू स्टार्टअप इन द फील्ड ऑफ कोऑपरेटिव्स हैविंग इनोवेटिव आइडिया।
तो जिसको भी इनोवेटिव आइडिया है और जो भी कोऑपरेटिव मॉडल के ऊपर अपना फ्यूचर बनाना चाहता है, या कोई नए कोऑपरेटिव नए स्टार्टअप इन द फील्ड ऑफ कोऑपरेटिव जो है, यानी कोऑपरेटिव की फील्ड में कोई नया स्टार्टअप जो है वो बनाना चाहता है, तो उसको जो है स्कीम के अंदर एनसीडीसी जो है उसको लोन प्रोवाइड करती है। ठीक है, पिछली स्कीम में क्या हमने पढ़ा था कि वो लोन नहीं प्रोवाइड करती, वो उनको कोर्स देती है, इंटर्नशिप कोर्स देती है, ताकि वो आगे फर्दर अपना फ्यूचर बना सकें उस कोर्स के थ्रू। यहाँ पर इनको क्रेडिट की फैसिलिटी भी दी जाती है, यानी किसी को अगर पैसे नहीं है और कोऑपरेटिव कि नया कोऑपरेटिव बनाना चाहता है, उसके पास इनोवेटिव आइडिया है, तो उसको जो है एनसीडीसी स्कीम के अंदर लोन देगी, क्रेडिट देगी, ताकि वो अपना सपना जो है वो साकार कर सके। ठीक है, युवा सहकार। ठीक है, तो यूथ माइंड्स को ज़्यादातर प्रमोट किया जाता है। उसके अलावा दूसरी कुछ स्कीमें भी हैं छोटी छोटी, उसके ऊपर भी अब हम देखते हैं। तो अदर स्कीम्स जो हैं वो कौन कौन सी हैं, सॉरी, अदर स्कीम्स में कहता है कि एक नई स्कीम है, न्यू स्कीम है, जिसका नाम है कि एनसीडीसी शॉर्ट टर्म लोन टू एग्रीकल्चर क्रेडिट कोऑपरेटिव टुवर्ड्स वर्किंग कैपिटल फॉर देयर लोन एंड एडवांसेस फॉर एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू कमोडिटीज़ गुड्स एंड सर्विसेज। तो ये है कि नई स्कीम है, इसमें एनसीडीसी जो है वो शॉर्ट टर्म लोन देती है। किसको देती है? एग्रीकल्चर क्रेडिट कोऑपरेटिव्स। ठीक है, तो एग्रीकल्चर को जो क्रेडिट देने वाली कोऑपरेटिव्स हैं उनको शॉर्ट टर्म लोन एनसीडीसी देती है। किस चीज़ के लिए? उनकी वर्किंग कैपिटल में वो इस्तेमाल कर सकें, या फिर जो है वो लोन और एडवांसेस जो हैं वो भी दे सकें। इनके लिए जो है लोन दिया जाता है एग्रीकल्चर क्रेडिट कोऑपरेटिव्स को। और आगे वो जो लोन देंगे उसको किस फील्ड में इस्तेमाल किया जा सकता है? फॉर एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू कमोडिटीज़ एंड सर्विसेज। तो कोई भी गुड्स या सर्विसेज बेचनी है अगर किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी को, किसी एग्रीकल्चर क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी को, तो उसमें जो है ये इस लोन का इस्तेमाल कर सकती हैं। ठीक है, उसके अलावा कहता है कि इस स्कीम के अंदर एलिजिबल कौन है? तो तीनों टीयर जो रहते हैं, शॉर्ट टर्म के भी तीनों टीयर और लॉन्ग टर्म के जो 2 टीयर्स रहते हैं, वो इस स्कीम के अंदर एलिजिबल रहते हैं, यानी वो क्रेडिट ले सकते हैं स्कीम के अंदर। ठीक है, उसके बाद एक और स्कीम है, दैट इज़ फाइनेंशियल असिस्टेंस स्कीम टू कोऑपरेटिव फॉर हॉस्पिटल हेल्थ केयर एंड एजुकेशन। ठीक है, ये अलग से ही स्कीम है। एक तो आयुष्मान सहकार हमने पढ़ी थी, सेम स्कीम है, उसी की तरह ही है कि इसमें भी फाइनेंशियल असिस्टेंस जो है वो उनको दी जाती है। वहाँ पर काम भी हमने मल्टीपल रोल पढ़े थे, यहाँ पर एक फाइनेंशियल असिस्टेंस उन्हें दी जाती है ताकि वो कोऑपरेटिव्स अगर कोई हॉस्पिटल हेल्थ केयर या एजुकेशन सर्विसेज कोई खड़ी करना चाहते हैं तो वो फाइनेंशियल असिस्टेंस उनको प्रोवाइड की जाती है कि वो अपना सपना साकार कर सके। ठीक है, और उसके अलावा एक और है कि फाइनेंशियल असिस्टेंस स्कीम जो कोऑपरेटिव को दी जाती है किसके लिए? अगर वो टूरिज़्म वगैरह को प्रमोट करना चाहते हैं, टूरिज़्म के फील्ड में कोई काम करना चाहते हैं, हॉस्पिटैलिटी, ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी कौन सी रहनी चाहिए? न्यू एंड नॉन कन्वेंशनल, यानी रीन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी के रिलेटेड कोई प्रोजेक्ट वगैरह खड़ा करना चाहते हैं तो उसके लिए भी इसके अंदर लोन दिया जाता है, या फिर रूरल हाउसिंग प्रोग्राम वगैरह के अंदर। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों के लिए अगर कोई लोन लेना चाहता है तो उनको स्कीम के अंदर लोन मिल सकता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट स्कीमें थी, इसके अलावा कुछ खास है नहीं एनसीडीसी की स्कीमों में। तो कुछ छोटी मोटी स्कीमें होंगी भी, लेकिन इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होंगी। तो इसके बाद एमसीक्यूएस जो हैं वो ज़रूर हम क्योंकि क्लास 11 के एमसीक्यूएस का लेक्चर नहीं आया तो वो भी आपको मिल जाएगा, कल में ही मिल जाएगा। तो इसके बाद हम एमसीक्यूएस की सीरीज़ कंटिन्यू रखेंगे और देखेंगे अगर कोई और पोर्शन शुरू करना होगा तो उसको भी हम शुरू करेंगे। लेकिन कोऑपरेटिव का पोर्शन जो है वो अब आपका ख़त्म है, तो एंजॉय कीजिएगा। और कुछ ऐड अप करने के लिए मिले तो प्लीज़ करते रहिए, कोई ज़रूरी नहीं है आपको लिमिटेड रहना है इसी प्लेटफॉर्म तक। तो इसके अलावा अगर आपको कुछ नई चीज़ मिल रही है जो कि आपको लगता है इंपॉर्टेंट है, देखिए मुझे तो जितना इंपॉर्टेंट लगा है वो मैंने आपको पढ़ाया है, लेकिन आपके नज़रिए से अगर कुछ और इंपॉर्टेंट आपको कहीं पर मिलता है तो आप प्लीज़ नोट्स बनाते रहिए। जैसा कि मैंने शुरू से कहा है कि नोट्स बनाते रहिए, मेरी वीडियो से नोट्स बनाते रहिए। जो भी एक्स्ट्रा आपको मिलता है तो आप उन नोट्स में उसको ऐड कर सकते हैं, तो आपको ज़्यादा भी परेशानी वाली बात नहीं होगी। ठीक है, तो अगर आप किसी नया चैनल देख रहे हैं तो वहाँ पे हार्डली थोड़ी ही चीज़ें होंगी जो आपको नहीं मिलेंगी, और उस नई चीज़ों में से भी इम्पोर्टेंट क्या है ये आपको फ़िल्टर आउट करना पड़ेगा। जो इम्पोर्टेंट मिले तो आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, बने रहेगा मेरे चैनल एडवर्ड विंग्स के साथ। धन्यवाद।